बच्चों आज हम सीखेंगे एक प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर का। क्या है प्रश्न? सिद्ध करो वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को करने के लिए एक मेथड यूज की जाती है, एक विधि इस्तेमाल की जाती है जिसको बोलते हैं विरोधाभास विधि। देखिए क्या बोला जाता है? विरोधाभास विधि, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये क्या होती है? देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक उदाहरण, ये विरोधाभास क्या चीज होती है। यहां पर एक एग्जाम्पल है, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जब वो कह रहा है कि हमेशा मैं झूठ बोल रहा हूं, अब यदि उसका कथन सत्य है, यदि उसका कथन सत्य है तो वह झूठ बोल रहा होगा। क्यों? यह भी तो वह झूठ ही बोल रहा होगा ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं हमेशा झूठ बोलता हूं। वो मुंह से बोल रहा है कि मैं हमेशा झूठ बोल रहा हूं, तो क्या हो सकता है? अब यदि उसका कथन सत्य है तो वह झूठ बोल रहा होगा, और यदि वह झूठ बोल रहा है तो कथन क्या है? सत्य नहीं है। समझ लो ये चीज। इसी को क्या बोलते हैं? इस स्थिति को ही विरोधाभास बोलते हैं, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो इसका मतलब ये वाक्य भी तो वो झूठ बोल रहा होगा। क्यों? तो इसका मतलब क्या है कि वो सच भी बोलता होगा, कभी सच भी बोलता होगा ना। तो अब यदि उसका कथन सही है तो वह झूठ बोल रहा होगा। पहली बात यह है कि मैं झूठ बोलता हूं, यह भी झूठ बोल रहा होगा वो, ठीक है। और यदि झूठ बोल रहा है, यदि झूठी बोल रहा है तो यह कथन क्या होगा? सत्य नहीं होगा। तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है? विरोधाभास बोला जाता है। अब इसमें क्या करते हैं हम? देखो, इस विधि से यदि हम किसी प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं? कथन के विपरीत बात मान लेते हैं। जो कथन है हमारे पास उसके विपरीत बात मानेंगे हम। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे यहां पर हमको सिद्ध करना है वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत बात क्या होगी कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो कक्षा 10 में हमने जो संख्याएं पढ़ी हैं वो क्या हैं? या तो परिमेय हैं या फिर अपरिमेय हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। तो इस विधि में हम पहले कथन के विपरीत बात मान लेंगे। ठीक, हम ये मान लेंगे कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि फिर क्या है? फिर परिमेय है। फिर क्या करते हैं? सेकंड स्टेप पर फिर गणना या तर्क करते हैं, फिर लॉजिक करते हैं उसके पीछे, ठीक है। तीसरी बात, यदि असंभव या विरोधी परिणाम मिलता है, ठीक है, इसको मान के, विपरीत बात मान के, जैसे मैंने माना कि यह जो है अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि कैसी है? परिमेय संख्या है। इसको मान के मैंने क्या किया? तर्क किया, लॉजिक किया, कुछ काम किया उस पर, ठीक है। और वहां से हम कुछ परिणाम पर पहुंचते हैं। परिणाम क्या पहुंचते हैं कि यदि असंभव या विरोधी परिणाम मिलता है हमको, ठीक है, तो प्रारंभिक मान्यता क्या होती है बच्चों? गलत सिद्ध होती है। फिर प्रारंभिक मान्यता गलत सिद्ध होती है जो हमने माना था, इसलिए हम क्या बोलते हैं? फिर मूल कथन को सत्य माना जाता है, फिर इसी कथन को क्या माना जाता है? सत्य माना जाता है। समझ में आ गई बात? तो इस विधि का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को यहां पर बनाएंगे। देखिए कैसे। अब ये जो प्रश्न होगा बच्चों, इसके चरण होंगे, ठीक है। तो पहला चरण यह है हमारे पास, हम क्या मानना? विपरीत मानना। 3 चरणों में हो गए, चरण 2, चरण 3, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे उसके बाद, ठीक।
तो चरण एक क्या है? विपरीत मानना। हमको क्या सिद्ध करना है कि वर्गमूल 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि माना कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक बात। अब यदि परिमेय संख्या है तो फिर यह परिमेय संख्या का जो गुण धर्म है या परिमेय संख्या को हम किस ढंग से प्रदर्शित करते हैं, उस ढंग से इसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं फिर। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? a बट्टे बी के रूप में या p बट्टे q के रूप में। ठीक है, यानी कि भिन्न के रूप में। तो हम इसे a बट्टे बी के रूप में लिख सकते हैं इसके बाद। क्यों? जहां a और b क्या होंगे? हमारे पूर्णांक होंगे, और b जो है 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही शर्त है कि कोई भी परिमेय संख्या a बट्टे b के रूप में लिखी जाती है जहां b क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b कहाँ है? हर में। यानी भी किसी भी संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर 0 का मतलब मेरे को b से a में क्या देना है? भाग देना है। तो मैं यदि b 0 हो जाएगा तो 0 से a में भाग नहीं दे सकता हूं। गणित में इस ये से भाग देने का कोई भी उपाय नहीं है। शून्य का भाग किसी भी संख्या में नहीं जाता है, यह अपरिभाषित है। ठीक है, ऐसा क्यों है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, शून्य का भाग किसी भी संख्या में नहीं जाता है, तो इसलिए b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सर देखो, एक एक चीज बता रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो a बट्टे b है आपकी जो बुक में, एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, पहले किस रूप में लिखा है? p बट्टे q के रूप में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया है कि माना p और q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से p और q को क्या कर दिया गया है? भाग दे दिया गया है। ठीक है, और उसको किस रूप में बदल दिया गया है? फिर a बट्टे b के रूप में। उदाहरण के लिए जैसे p बट्टे q का मान आपका 4 बट्टे 6 भी आ सकता है ना, 4 बट्टे 6 भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए, यदि मैं इसमें उभयनिष्ठ इसके गुणनखंड देखूं, इसके गुणन 4 के क्या होंगे? 2 गुणा 2। 6 के क्या होंगे? 2 गुणा 3। तो यहां पर 2 क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम क्या करते हैं? इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग दे देते हैं, अंश में भी हर में भी। तो यानी कि मेरा क्या बन जाएगा फिर? ये 2 बट्टे 3 बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर इतनी बात आपको चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर सीधे भी हम यह चीज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो संख्या a बट्टे b के रूप में होती है उसका जो वो हमेशा सभाज्य होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि पहले ऐसी भी थी माना, तो हमने उनको क्या बना दिया है? सहभाज्य। इनको सहभाज्य बोलते हैं। अब 2 और 3 में क्या है? एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब मैं 2 को क्या लिख सकता हूं? 2 बट्टे 3 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? 1 गुणा 2 बट्टे 1 गुणा 3। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख सकता हूं। यानी कि 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनमें नहीं है। समझ में आ रही बात? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्याएं बोलते हैं। आ रही बात समझ में? और इनका जो HCF होता है बच्चों, सहभाज्य संख्याओं का HCF 2 और 3 का कितना होगा? 1 होगा। तो इस रूप में भी लिखा जाता है कई बार इसको। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर देखिए, यहां पर a और b हमने क्या मान ली हैं? सहभाज्य संख्याएं मान ली, को प्राइम नंबर से हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अर्थात 1 के अतिरिक्त तो उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात HCF ऐसे भी लिख सकते हैं आप, HCF AB इक्वल टू 1। शॉर्ट में चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि a और b कैसी संख्याएं हैं बच्चों? खाली a और b के रूप में ही नहीं लिखना है, आपको यह चीज भी बनाना है कि a और b क्या है? पूर्णांक हैं
बी 0 के बराबर नहीं है, और ए और बी हमने ऐसे बना दिए हैं, यदि ऐसे भी थे माना, तो हमने उनको जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे भाग दे करके इस रूप में लिख दिया है कि अब ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हरी बात समझ में, क्योंकि हम इसी का कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले हैं, इसी को जो चीज यहां पर लिखी है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ए और बी सभाज्य हैं, अर्थात ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ए और बी का एचसीएफ कितना है, 1 है, या जीसीडी भी बोलते हैं इसको, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1, ठीक है, ए और बी का। अब देखिए उसके बाद हम जो दूसरा चरण पर जाते हैं, इतनी बात आ गई समझ में। तो देखो एक एक बात समझनी है आपको बारीकी से, और एक एक बात मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा यहां पर, ठीक है। कई बच्चे खाली रट देते हैं ना, रटने का भी नहीं है। अब देखिए उसके बाद हम क्या करना है, हमको इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन बनी है यहां पर, वर्गमूल 3 बराबर ए बट्टे बी, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर क्या है, वर्गमूल है, वर्गमूल हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, इसलिए क्या करेंगे, ये माना मैंने समीकरण, इस समीकरण का वर्ग करने पर तो इसका वर्ग कर देंगे, तो वर्गमूल 3 का वर्ग बराबर ए बट्टे बी पूरे का वर्ग, ऐसे लिखेंगे एक स्टेप। तो वर्गमूल 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3, और ए का वर्ग क्या हुआ, ए वर्ग, बी का वर्ग हो गया बी वर्ग, ठीक है, बात आगे समझ में। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी वर्ग कहां जाएगा, इधर 3 बी वर्ग हो जाएगा बराबर ए वर्ग, तो यहां से ये रिजल्ट आया मेरा, ये बात समझ में आ गई बात, 3 बी वर्ग बराबर ए वर्ग। अब ए वर्ग को इधर ले आएंगे और 3 बी वर्ग को दूसरे पक्ष में ले गए। पक्षांतर करने पर यदि पूरे का पूरा पक्ष हम बदल रहे हैं, ठीक है, एक ओर से दूसरी ओर ले जा रहे हैं, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं पूरे के पूरे को, तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। यदि बदल भी जाएगा तो माना ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ठीक है, इधर आके बदल भी देते हो तो भी माइनस से माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में। तो ए वर्ग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 बी वर्ग। अब यहां से एक ये मुख्य बात है, यहां से अब आगे को जो कहानी है यह आपने कभी पढ़ी नहीं है, इससे आगे की कहानी, इसलिए इससे आगे की कहानी आपको समझना है। इसका मतलब क्या है कि जो ए वर्ग का मान है बच्चों, ए वर्ग का मान कितना आ रहा है, 3 बी वर्ग आ रहा है। तो यानी कि ए वर्ग के मान कैसे हो सकते हैं, जैसे हम थोड़ा सा सोचें इस बारे में, तो ए वर्ग के मान क्या हो सकते हैं बताइए जरा सा। ए वर्ग का मान क्या होगा, माना बी वर्ग, बी की जगह पर मैं एक रख देता हूं, ठीक है, तो बी वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग बराबर 1, यानी कि इसका मान क्या होगा, देखिए 3 गुणा 1, यदि बी की जगह पर 2 रखते हो तो 3 गुणा 2 दूनी 4, यदि आप बी की जगह पर 3 रखते हो तो 3 गुणा 9, यदि बी की जगह पर 4 रखते हो 3 गुणा 16, सॉरी। तो आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि ए वर्ग के जो मान है, देखिए बच्चों, 3 कम 3, 3 चको 12, 3 27, यह कितना हो गया, 16 48। तो इन सब में देखिए, ये सब में 3 का भाग चले जाता है, जाता नहीं जाता है, क्योंकि 3 क्या है, इनका एक गुणनखंड है, 3 क्या है, इनका एक गुणनखंड है। जो भी मान आप आएंगे ए वर्ग के, या आप बी के मान रखेंगे ना, तो आपको क्या मिलेंगे, ए वर्ग के मान मिलेंगे। तो ए वर्ग के जो मान होंगे, जो भी मान होंगे, वे सब क्या होंगे बच्चों, 3 से विभाज्य होंगे। इन सब में 3 का भाग जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि 3 इनका क्या है, एक गुणनखंड है। यह बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब क्या है, वही चीज यहां पर लिखी है, यहां जो ए वर्ग है वो क्या है, फिर 3 से विभाज्य है। यह बात
यह बात आपको समझना है ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 3 क्या है, ए वर्ग का जो मान है 3b वर्ग, यानी कि 3 क्या है, ए वर्ग का की जो वैल्यू है उसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड से वो संख्या क्या होती है, विभाज्य होती है। तो इसलिए ए वर्ग 3 से विभाज्य है। अब देखो, अब इसके बाद एक प्रमेय है आपका किताब का, प्रमेय 1.2, प्रमेय 1.2 आपके बुक में है। तो अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है इसी को बोलते हैं। क्या है, क्या कहता हो, यदि ए वर्ग 3 से विभाज्य है तो ए भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज और छूट गई है। जो अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है उसमें यह भी है कि यह क्या होना चाहिए, ए वर्ग यदि 3 से विभाज्य है तो ए भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, और लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि ये जो संख्या है ये अभाज्य होनी चाहिए। 3 अभाज्य संख्या है ना, इसलिए यदि अभाज्य नहीं होगा तो तब नहीं करता है रूल काम। मतलब समझ रहे हो, जब अभाज्य नहीं होगा तब ऐसा सत्य नहीं होता बच्चों। ये ऐसा सत्य कब होता है, जब अभाज्य होती है संख्या। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे 36 जो है ना, 6 का वर्ग जो है वो 6 का वर्ग बराबर कितना आएगा, 36। किससे विभाज्य है, 4 से विभाज्य है नहीं है। 36 4 से विभाज्य है नहीं है 4 का भाग जाता है ना 6 के वर्ग में। 6 का वर्ग मतलब 36, 4 का भाग 36 में कितनी बार जाता है, 9 बार। तो ये क्या बोल रहा है, यदि ए वर्ग 3 से विभाज्य है तो ए भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये हर जगह काम नहीं करता, जैसे जहां पर काम नहीं करता वो बता रहा हूं मैं। जैसे 6 का वर्ग 36 जो है 4 से विभाज्य है, तो क्या 6 भी 4 से विभाज्य है, 6 4 से विभाज्य नहीं है क्या। 4 का भाग 6 में चला जाएगा पूरी बार, नहीं। तो यहां पर यह रूल फेल हो गया। यह रूल कब काम करता है, जब यह वाली संख्या क्या होती है बच्चों, हमारी अभाज्य होती है। यही कहता है रूल। देखो, प्रमेय 1.2 बोलता है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। देखो, पहले ही बोल दिया उसने कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P ए वर्ग को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित करेगी। समझ में आ रही बात। तो यह संख्या क्या होनी चाहिए, हमारी अभाज्य होनी चाहिए। नहीं तो जो बच्चा इस पर जरा सा शोध करेगा तो वो तो इस चीज को बता पूछेगा ना, यहां तक पहुंचेगा यार, वो देखेगा वो क्या ऐसा सत्य होता है, नहीं होता है। यह हर जगह सत्य नहीं होता है। ऐसे यहां पर हम ये लिखा नहीं है, कई बुकों में लिखा नहीं होगा है। समझ में आ रही बात। ऐसा कब सत्य होगा, क्योंकि यहां पर आप लिख सकते हैं क्योंकि 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। यह बात आ गई समझ में, इसलिए यह सत्य होता है। तो यहां से हम क्या पहुंच गए कि a जो है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। अब कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है तो वो किस रूप की होगी। देखिए, 3 से विभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं, देखो जरा से। एक तो मेरा 3 ही हो गया, चलो ठीक है, कुछ ही उदाहरण दे रहा हूं। फिर क्या होगा, 6, फिर 9, फिर 12। अब देखिए इनमें क्या खास बात है। अब इसका एक पैटर्न के रूप में लिखें इसको, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 गुणा 1, 3 कम 3, ये क्या है 3 गुणा 2, 3 दूनी, ये क्या है 3 गुणा 3, 3 3, ये क्या है 3 गुणा 4। अब इस पैटर्न को पहचानो जरा सा। ये जो पैटर्न है, ये संख्याएं 3 से विभाज्य हैं,
तो इन सब में 3 आ रहा है बच्चों, देखो आगे से है नहीं है, सब में 3, आगे को भी आप लिखेंगे तो सब में 3 आएगा। और पीछे क्या है, कोई भी, ये पीछे वाली चेंज हो रही है, देखो ये 1 2 3 4 ऐसे चेंज हो रही है, लेकिन आगे वाला बिल्कुल ये चेंज नहीं हो रहा है, 3 ही है। समझ में आ रही? इसलिए यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पर a जो है 3 से विभाज्य है, तो मैं a को क्या लिख सकता हूं बच्चों, 3 गुणा समथिंग, जो पीछे से आ रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं ना, जो जिसका मान बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, चर बोलते हैं। तो इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कोई एक चर लिख सकता हूं, तो a बराबर 3c लिख सकता हूं, या a बराबर 3k लिख सकता हूं। यह बात आ गई समझ में? तो यही चीज यहां पर लिखी है, देख लो क्या लिखा हुआ है यहां पर, a बराबर क्या होगा, 3c होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक, क्योंकि a क्या है, 3 से विभाज्य है, तो मैं a को क्या लिख सकता हूं, 3c लिख सकता हूं। ठीक है, तो a का मान रखना है, जहां c कोई क्या है, एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक ही तो है, ऋण 1 भी, ऋण 3 भी हो सकता है, ठीक है, ऋण 6 भी हो सकता है, ऋण 9 भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर फिर क्या आ जाएगा, 1 ऋण 1 भी आ जाएगा, 2 ऋण 2 भी होगा, 3 ऋण 3 भी होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? अब देखिए आगे, तो इतनी चीज समझ में आ गई बच्चों। देखो एक एक चीज बता रहा हूं मैं बारीकी से, और यहां पर लिखा ही हुआ है ताकि आपको कुछ वो न हो। तो a को हम क्या लिखेंगे अब, क्योंकि a 3 से विभाज्य है, इसलिए a का मान 3c लिख देंगे। ये क्यों लिखेंगे ये मैंने आपको बता दिया अभी, जहां c क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब a का मान हम कहां रख देंगे बच्चों, समीकरण 1, ये देखो यहां पर समीकरण 1 बना रखा है। तो a की वैल्यू क्या है मेरी, 3c। ठीक है, तो यहां रखेंगे तो 3 a की जगह पर 3c रख देंगे, 3c का वर्ग बराबर 3b का वर्ग, कोई दिक्कत? a की जगह पर 3c रख दिया, 3c का वर्ग बराबर 3b का वर्ग। अब 3 का वर्ग कितना हो गया, 9, c का वर्ग c वर्ग बराबर 3b वर्ग। ये बात आ गई समझ में? अब क्या करेंगे, इस 3 को कहां ले आएंगे, यहां से हटेगा तो कहां आएगा, इधर आएगा, तो 3 कम 3 3 3 9, तो 3c वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, b वर्ग हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट b वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 3c वर्ग हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो b वर्ग की वैल्यू भी कितनी आ गई है, 3c वर्ग आ गई है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे यहां पर देखिए a वर्ग का मान 3b वर्ग आया, तो जो चीज हमने यहां बोली ठीक वही यहां भी लिखना है। इसका मतलब क्या है कि b वर्ग क्या है, 3 से विभाज्य है, क्योंकि 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए b भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अतः b भी 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि 3 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, ये बात आ गई समझ में? तो हमने यहां से देखिए, हम इसको मान के चले कि वर्गमूल 3 जो है एक परिमेय संख्या है, इसको हमने p बट्टे q के रूप में लिखा, और साथ ही a बट्टे b के रूप में लिखा, और साथ ही साथ हमने ऐसा बनाया इसको कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये कैसी संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन अब हम कहां पर पहुंचे, देखिए जरा सा, इसको करने, इस मान्यता के बाद, इसके बाद हमने इसको आगे हल किया, ठीक है, वहां से हम एक रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं। हम किस रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं कि जो a की वैल्यू आ रही है मेरी बच्चों, वो किसके रूप में आ रही है, 3k के रूप में आ रही है, माना, ठीक है, क्योंकि 3 से विभाज्य है ना a, और b भी क्या है, b की वैल्यू भी क्या आ रही है, b भी 3 से विभाज्य है, तो b को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 गुणा l लिख सकता हूं, कुछ भी चलो। तो यहां से क्या चीज मिल रहा है बच्चों, इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जा रहा है। देख रहे हो, आ रहा नहीं आ रहा है? पहले क्या था, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड था एक के अलावा, नहीं था। ये 3 कहां से आ गया फिर?
ये 3 कहां से आ गया? समझ रहे हो बात? यही है इसमें सबसे विरोधाभास। सबसे विरोधाभास यही है कि पहले क्या था, ए और बी में ए बराबर के था और बी बराबर क्या था, एल था, और इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था के और एल में। ये बात आ रही समझ में? यहां से हम इस रिजल्ट पर पहुंचे, इतना तर्क, इतना इसको करने के बाद कि भाई इनका तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। पहले कुछ नहीं था, खाली 1 था। समझ में आ रही बात? 1 के अलावा ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। अब यहां से क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि यह सभाज्य संख्याएं रही नहीं रही, क्योंकि यदि मैं इनका एचसीएफ निकालूं तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ए और बी का यदि एचसीएफ निकालूं तो कम से कम 1 3 तो होगा ही होगा, और भी हो सकते हैं। जबकि इनका एचसीएफ कितना था पहले, ए और बी का एचसीएफ हमने कितना बना लिया था, 1 बना लिया था। अब कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था कि जो हमारी जो मान्यता है, जो हमने माना है, वो क्या है, गलत है। ठीक है, इसलिए वर्गमूल 3 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात वर्गमूल 3 क्या है, फिर एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा फिर देखिए, निष्कर्ष क्या निकला हमारा कि हमने देखा कि ए और बी दोनों ही 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, यह देखा। इसका अर्थ है कि ए और बी का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। कम से कम 1, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो परंतु यह हमारी शुरुआती धारणा का क्या है, विरोधाभास है कि ए और बी कैसी संख्याएं हैं, सभाज्य संख्याएं हैं। उसमें विरोधाभास पैदा हो रहा है ना। तो यह विरोधाभास क्यों हो रहा है, फिर उसका कारण, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ कि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः यह सिद्ध होता है कि वर्गमूल 3 क्या है, वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। अतः यह सिद्ध होता है कि वर्गमूल 3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा है आपके समझ में आई होगी ये बात।